सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए भाई, आज एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और अपने दिमाग की कुछ बत्तियां जलाएंगे। और ठीक है, तो सर अभी कोर्ट ने बहुत अच्छा एक, मेरे ख्याल से अच्छा ही होना चाहिए, एक फैसला दिया है कि जो आरक्षण है, ठीक है, उसको और तर्क संगत बनाया जाए। ठीक है, और जो मतलब जो वास्तविक पात्र हैं आरक्षण के लिए, उन तक उसका लाभ पहुँचे। ठीक है, जिससे क्या हो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अ, एक मूर्त रूप दिया जा सके। ठीक है, तो साहब ये काफ़ी बड़ा एडिटोरियल है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। इससे हमने कुछ नोट्स बनाए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम के हिसाब से देखेंगे कि हमारे लिए वो कैसे बेहतर हो सकता है। ठीक है, और सर ये देखिए, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है सर आजकल की। आज सब लोग ना न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे चीज़ें पढ़ी जाएँ ये नहीं पढ़ते हैं। बाकी क्या है कि आजकल बहुत चीज़ें, मतलब ना, जो कोचिंग सेंटर थे वो भी मीडिया हाउस बन गए हैं। ठीक है, तो सर देखिए, ठीक है, तो अपने हिसाब से हम लोग देखेंगे कैसे चीज़ें पढ़नी चाहिए और कैसे अपने एग्ज़ाम में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सर चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सर आपको पता होगा कि आरक्षण सरकार किस लिए देती है, ताकि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले तो ये था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण दिया जाए। ठीक है, और ये था ओबीसी के लिए, जो लगभग शायद मेरे ख्याल से जो मंडल कमीशन था 1990-91 में ऐसा फैसला आया था। ठीक है, जो ओबीसी के लिए 27% क्या नाम आरक्षण किया गया था। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति जनजातियाँ, उनके लिए क्या आरक्षण इसलिए रखा गया था कि वो सदियों से मतलब है, प्राचीन काल से ही आप देखेंगे, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, कि उनके साथ मतलब आर्थिक और जो शैक्षिक तो रहा ही है, लेकिन उनके साथ एक सामाजिक भेदभाव भी रहा है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव भी रहा है कि उनको समाज से एक नहीं, मतलब छुआछूत जैसी जो प्रथाएं और परंपराएं चली आ रही हैं। ठीक है, अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब कि उन्हें शैक्षिक और आर्थिक न मानकर, बहुत ही मतलब समाज का निचले दर्ज या कहेंगे दोयम दर्जे का मानकर उनका सामाजिक बहिष्करण किया गया, जिससे ना सिर्फ उनका क्या नाम जो संसाधन हैं उनसे उनका हक छीना गया। ठीक है, उनको शिक्षित होने का अधिकार छीने गए। मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ा सामाजिक स्तर पर भेदभाव हुआ, और जिसका वो दंश आज तक झेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर समय बदला और सरकारें धीरे धीरे मतलब जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसको मूर्त रूप देने के लिए काफ़ी प्रावधान किए गए, और धीरे धीरे क्या किया कि उनको आरक्षण दिया गया, और उनको 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 धीरे धीरे क्या किया कि जो समाज की मुख्य धारा है, ठीक है, विकास की मुख्य धारा में उनको लाया गया। ठीक है, तो उसी पे हम लोग आज चिंता करेंगे कि सब आरक्षण को और मतलब किसको लाभ पहुंचा, किसको लाभ नहीं पहुंचा, और आज समय की क्या ज़रूरत है कि उसको तर्क संगत और बनाया जाए। ठीक है, तो साहब ये अभी हालिया में ही जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है सॉरी, उनका बहुत ही मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक फैसला रहेगा। तो साहब इसको कहते हैं कि आरक्षण के अंदर आरक्षण। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई कि आरक्षण के अंदर आरक्षण। कहने का मतलब है कि आपको पता होगा कि जो एसटी जो मतलब जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसको 7.5% आरक्षण है। ठीक है, वो चाहे किसी में हो, चाहे वो शैक्षिक संस्थानों में हो, नौकरियों में हो। ठीक है, और जो 15% जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, इनके लिए आरक्षण है। तो साहब कोर्ट का ये मानना है कि जब ये आरक्षण दिया गया था तो ठीक है, और मतलब जब भी संविधान लागू हुआ, इनको आरक्षण दिया गया, जब से मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ है, लगभग 1951-52 में मेरे ख्याल से ये किया गया प्रावधान। ठीक है, थोड़ा आप क्लियर कर लेना। तो आरक्षण का जो लाभ है वो कुछ मतलब शुरुआत में तो सबको सही पहुंचा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक ही पीढ़ी को, कहने का मतलब है कि जिस पीढ़ी को लाभ मिल गया, अब वो मतलब आरक्षण उसी को ही मिलता रहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे एक परिवार में किसी को आरक्षण मिला, ठीक है, वो उच्च संस्थाओं में पहुंच गया, ठीक है, चाहे वो राजनीति हो या फिर कहें कि अच्छी नौकरी या नौकरशाही में पहुंच गया, तो साहब अब उनके पास काफ़ी संसाधन हो गए। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक आपके घर का बंदा है, कहीं उच्च नौकरी में पहुंच गया, मान लो वो डीएम बन गया, एसपी बन गया, कुछ भी बन गया। ठीक है, अब उसके जो बच्चे हुए, उसकी जो पत्नी आई, वो भी कहीं ना कहीं मतलब उच्च पद की होगी, तो उनके ही बच्चों को मतलब लाभ मिलकर रह गया, क्योंकि उनके पास साधन है, संसाधन है। ठीक है, पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसा है, अच्छे स्कूलों में जा सकते हैं, ठीक है, शहर में रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि आजकल डिजिटल ज़माना है साहब, बहुतों के पास कंप्यूटर है भी नहीं। ठीक है, मोबाइल भी यहाँ तक कि नहीं है, आजकल कीपैड वाला चला है। लेकिन कुछ ऐसे साधन संपन्न परिवार हैं जो बहुत ज़्यादा उनके पास मतलब
साधन है, संसाधन है और सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तो कोर्ट का साहब ये कहना है कि नीतियों को और तर्कसंगत बनाया जाए, ताकि आरक्षण का लाभ जो बिल्कुल अभी जिन तक पहुंचा ही नहीं, कहने मतलब दूर दराज क्षेत्र जिन्हें आरक्षण का पता भी नहीं कि असली में आरक्षण है क्या, तो उसको लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो सर हम कुछ नोट्स बना के लाए हैं, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इस आरक्षण में कहा गया है कि सर क्रीमी लेयर, सर क्रीमी लेयर क्या है? कुछ नहीं, क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि क्रीमी लेयर अभी क्या है कि जो ओबीसी आरक्षण है, जो 27% है पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है। ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि सर अगर आपकी शायद 8 लाख आय है, ठीक है, तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको आपके जो बच्चे अच्छे हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, या फिर आपके पास कुछ फ्लैट है, इस टाइप से कुछ है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं कि इसमें हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे हम लोग को पढ़ेंगे, कैसे अपने एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक, ये पूरी कहानी रहेगी। ठीक है, चलिए सब देखते हैं। तो साहब ये जो कुछ संवैधानिक हम लोग प्रावधान देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका और संविधान। ठीक है, तो साहब पहले तो देख रहे हैं कोर्ट हमारा जो अनुच्छेद 124 है, उसमें क्या दिया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, सब न्यायपालिका क्यों जरूरी है? न्यायपालिका इसलिए जरूरी है ताकि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पूरा जो लोकतंत्र है, ठीक है, उस ढांचे को मजबूत किया जा सके। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो नौकरशाही है और जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, ठीक है, उन पे अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि नीतियां बनाने के चक्कर में सब नीतियों का झुकाव एक तरफ हो जाए और मतलब पूरा जो लोकतंत्र का ढांचा है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाए। ठीक है, तो साहब अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है, जो आपके वनडे एग्जाम में भी कभी कोई पूछ लिया जाता है, या फिर एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपका जो आंसर है बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अगला सर एक और मुद्दा है, देखिए अपने हिसाब से चीज़ें निकाला कर। जैसे अनुच्छेद 123 क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार है। ठीक है, तो साहब ये जो आरक्षण जो अभी फैसला आया है, ये मतलब आया है मतलब 1/6 से आया है। ठीक है, इससे पहले सन 2004 में एक फैसला दिया गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियाँ हैं उनको आर्थिक आधार पर उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदली हैं, लगभग 20 साल हो गए हैं, तो लाभ का अब हमने बताया कि लाभ जो आरक्षण उसका लाभ सब तक पहुँचे, इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अब उसमें वर्गीकरण की बहुत ज़रूरत है समय के अनुसार। ठीक है, क्योंकि साहब समय के अनुसार परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीतियों और जो भी हमारा जो संविधान है उसका जो वास्तविक मूल्य है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट कह रही है कि साहब आरक्षण के लिए क्या किया जाए कि अब क्या नाम है, क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था की जाए, भले उसके जो प्रावधान हो वो अलग हों, लेकिन जिसको लाभ एक बार मिल चुका है, ठीक है, अगर वो साधन संपन्न है, ठीक है, तो उनको लाभ ना देकर जो वास्तविक पात्र हैं, नीचे तबके तक जो लाभ नहीं पहुंचा है वहाँ तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो सब इसका आप लिख सकते हैं कि ये किसका एक मतलब किससे अनुच्छेद में आप डाल सकते हैं कि 137 में ही। ठीक है, आपने सुना होगा न्यायिक समीक्षा। ठीक, न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है कि कोर्ट खुद अपने फैसलों का और जो न्यायपालिका क्या नाम सॉरी विधायिका हो गई, ठीक, और जो राजनीतिक और जो स्थायी कार्यपालिका जैसे नौकरशाह कहते हैं उनके निर्णयों और विधेयकों को चेक करना कि क्या सच में जो नीतियाँ बनाई गई हैं वो संविधान सम्मत हैं या नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, और ये न्याय पूर्णांक क्यों किया जाता है, ताकि नीतियों को समय के साथ सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, ये नीतियाँ मतलब वही है कि न्याय समीक्षा इसलिए की जाती है ताकि समय समय पे परिवर्तन होता रहे। ठीक है, और सर परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन, विकास का मतलब ही है होता है परिवर्तन, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप क्या है यथास्थिति में चले गए और कहानी आपकी खत्म हो गई। ठीक है ठीक है, और इसमें एक और मतलब अनुच्छेद कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है साहब, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समान आपको समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, ये उसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 14 में। लेकिन साहब उसमें जैसे आर्टिकल जो 14 है वो कहता है कि विधियों आपको सभी के साथ समान मतलब व्यवहार किया जाएगा, लेकिन उसमें एक और है कि जो विधियों का समान संरक्षण, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो किसी समुदाय वर्ग के उत्थान के लिए, ठीक है, उसमें कुछ भेदभाव भी कर सकता है। ठीक है, तो साहब ये जो निर्णय है किस पे है, ये समानता नहीं, ये है समता के सिद्धांत पर। समता का सिद्धांत कहता है कि जिसको ज़रूरत हो उसको दी जाए। ठीक है, अब जैसे आपके घर में मान लो 4 लोग हैं और ठीक है, 4 लोगों में पता लगे 2 बच्चे नौकरी करके लग गए कहीं अच्छी जगह, और 2 बच्चे हैं जो बेचारे किसानी खेती कर रहे हैं। ठीक है
और पिताजी की मतलब पिताजी पैसे पैसे कमा रहे हैं, अब वो सबको दे रहे हैं, मान लो 10-10 हज़ार उसको जो नौकरी कर रहा है उसको भी दें और जो गरीब है बेचारा उसको भी दें। तो ये क्या, ये समानता हो गई। लेकिन साहब न्याय ये कहता है, जो समता का सिद्धांत है ये कहता है कि जो जिसको जहाँ ज़रूरतमंद है, कहने का मतलब जो नौकरी नहीं कर रहा है, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनको जहाँ दिया जाए बजाय जो नौकरी कर रहे हैं। ठीक, तो ये किसका सिद्धांत हो गया, समता का सिद्धांत। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से पता नहीं आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में आएगा अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक, 14 कहता है। अनुच्छेद 15 साहब क्या कहता है, इसी का इसी से जुड़ा हुआ मुद्दे हैं जो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। जात धर्म लिंग निवास यानी जन्म स्थान मूल वंश के स्थान पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, ये कहता है। राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए हैं कि साहब इन जो 5 चीज़ें हैं, जात धर्म लिंग निवास स्थान, ठीक है, जन्म स्थान मूल वंश के स्थान पर। लेकिन साहब उसमें एक और प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कम्युनिटी बहुत पिछड़ी है, ठीक है, ये सब न्याय क्या है कि न्याय की व्यवस्था की है ताकि लोगों का जीवन बढ़िया किया जा सके। लेकिन उसमें और प्रावधान है कि राज्य उसमें भी भेदभाव कर सकता है। अगर कोई गरीब है, वंचित है, ठीक है, तो उसके सिद्धांत पे ये फैसला दिया गया है। ठीक है, जैसे लेकिन जैसे जो 15 वाला है, परंतु राज्य एससी एससी के उत्थान के लिए सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद जो उसका 15 का 4 है वो क्या कहता है कि साहब वैसे तो राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक, जो 5 चीज़ें देंगे, लेकिन अनुच्छेद जो 15-4 है उसमें राज्य को ये कुछ सकारात्मक चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि अगर कोई कम्युनिटी बहुत पिछड़ी है तो उसके लिए वो कार्य कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 में साहब क्या है, वो ये है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए नौकरियों का आरक्षण है। ठीक है, अब साहब इस फैसले का लाभ क्या है, देखिए आप अपने एग्जाम के हिसाब से देखिए, आप समाचार जो पत्र हैं उनके हिसाब से पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में वो चीज़ें कभी नहीं लिख पाएंगे और ना ही आ पाएंगे। ठीक, इसके लाभ हम देखते हैं, इस फैसले के लाभ साहब क्या है। आरक्षण को तर्क संगत बनाना ताकि इसका लाभ वास्तविक पात्रों में, तर्क संगत का मतलब होता है साहब कि कोई हम काम कर रहे हैं उसका वास्तविक आधार क्या है, ये नहीं बस किए जा रहे हैं, मतलब अपने आरक्षण दे दिया चाहे वो किसी को मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण का मतलब था, हमारा आरक्षण का मतलब ही था कि जो समतावादी नीति अपनाना और समाज का लोकतांत्रिकरण करना। लोकतांत्रिकरण का मतलब होता है सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब जैसे मैं ओबीसी में हूँ, ठीक है, अब मेरी जॉब लगी हुई है तो ये बहुत सही भी है। ठीक है, जैसे मेरे बच्चों को ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा जो भी है, क्योंकि साहब हम जॉब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे पास साधन संपन्न भी हैं। ठीक है, मतलब कि हम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं तो कम से कम जो मध्यम शिक्षा है वो बच्चों को दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया फैसला हो सकता है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी को लाभ मिलना, वही है हम अभी आपको ऊपर बता चुके हैं कि ये नहीं कि एक पीढ़ी पर लगातार एक ही पीढ़ी को पता लगे घर में 2 आईएएस हैं, 2 उनकी बीवियाँ भी आई, उनके बच्चे भी आईएएस, फिर उनके मतलब इनको ही लाभ मिलता रहेगा तो जो नीचे तबके का जो समाज है उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक, बिल्कुल न्याय साहब होगा जब वास्तविक लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तो न्याय तो वैसे भी होना है। समता के सिद्धांत को मूर्त रूप देना, जैसा कि हम ऊपर बता भी चुके हैं सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सर चिंताएँ क्या है। ठीक है, चिंताएँ देखिए, आपको एग्जाम में एक संतुलन बना के रखना होता है, ये नहीं कि बस ऐसे ही लिखते चलेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, एससी एसटी का वर्गीकरण ठीक आर्थिक ना होना, मतलब क्या है कि जो आलोचक हैं साहब वो ये कह रहे हैं कि जो एससी एसटी का जो समुदाय बना है वो आर्थिक और उस पे आधार पे नहीं बना हुआ है। ये कुछ परंपराएं जो हमने ऊपर आपको बताई भी थी, जो छुआछूत हो गया, ठीक है, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, तो ये आर्थिक आधार पर इनका वर्गीकरण करना एक मतलब उचित नहीं है। लेकिन अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सही भी है। ठीक है, न्यायपालिका को जो फैसला आया काफ़ी सोच समझ के ही आया होगा। ठीक है, एसटी एसटी समुदायों के बीच ठीक है आपसी भेदभाव, देखिए बिल्कुल, अब इसमें आपसी संघर्ष भेदभाव तो वैसे भी होगा। आप ये बताइए, जैसे आपकी आप अपने ही घर में एग्जाम्पल लीजिए, आपकी चीज़ें जहाँ समझ में आएंगी। अब पता लगा कि एक बच्चे को तो खूब लाभ मिल रहा है, एक को मिल रहा है, तो आपसी समुदाय कहने मतलब जो आपसी समुदाय है उसी में किसी को लाभ मिल जाएगा और कुछ लोग पिछले रह जाएंगे, मतलब जो आरक्षण नहीं मिलेगा, तो आपसी भेदभाव बढ़ेगा। ठीक है, अधिक न्यायिक हस्तक्षेप से विधायिका की गरिमा को चोट पहुंचना। देखिए साहब, आपने पढ़ा भी होगा कि हमेशा हमारे यहाँ न्यायपालिका और विधायिका और जो कार्यपालिका है उनके बीच हमेशा खींचातान पड़ी रहती है। वो कह रहा है कि हमारा क्षेत्र है, ठीक है, और न्यायपालिका कहती है कि नहीं आप अच्छे से काम नहीं करते। तो इससे क्या हुआ कि सर जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अधिक जो हस्तक्षेप है उससे क्या है, जो शक्ति संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, वास्तविक पात्रों की खोज और निर्धारण कैसे किया, सबसे बड़ी बात है कि साहब वास्तविक पात्रों का निर्धारण कैसे किया जाए। अभी हालिया आपने काफ़ी खबरें देखे होंगे जिसमें ईडब्ल्यूएस जो मतलब जो सवर्ण वर्ग है उसको जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है।
सब आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों ने पूरी जाँच साजी। मुझे लग रहा है कि अगर सच में अगर वास्तविक अगर इसमें जाँच हो जाए तो साफ 50% लोग फर्जी निकलेंगे, गारंटी है ये, बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ। कम से कम फर्जी 50% लोग हैं फर्जी हैं, जिन्होंने घुमा फिर और मतलब चालाकी से इधर संपत्ति करके और जो EWS का है लाभ लिया है, ठीक है। लेकिन उसमें भी वास्तविक पात्रों का लाभ नहीं पहुँचा है। तो साहब ये सभी भी चिंता है कि किस आधार पर आप इसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 342 जो राष्ट्रपति अथवा संसद को अधिकार देता है कि ST ST मतलब कहने आपने संविधान में पढ़ा होगा कि कोई भी क्षेत्र ST ST कौन उसको मतलब घोषित कर सकता है, वो है राष्ट्रपति, ठीक है। वो भी मतलब अगर वो परामर्श करेंगे जो वहाँ के राज्यपाल हैं किसी भी राज्य के, तो ये अधिकार किसको दिया गया है 342 में, राष्ट्रपति को दिया है कि किसी भी कम्युनिटी को आपको SC ST समुदाय में डालना है तो ये राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति का अधिकार का मतलब होता है संसदीय, ठीक है, क्योंकि संसद से जो पार्लियामेंट है वहाँ से कानून मतलब पारित होके जाते हैं और उसमें बाद में जो हस्ताक्षर कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। तो साहब ये उसमें कोर्ट ने कह दिया कि ये राज्यों का अधिकार दे दिया कि आप वर्गीकरण कीजिए। तो इससे कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आपने देखा हो कि जो राज्यों की राजनीति होती है साहब वो कहीं ना कहीं जाति धर्म समुदाय भाषा आदि के आधार पर ज़्यादा होती है। तो वास्तविक जो पात्र हैं उनकी खोज कैसे की जाए, ये बड़ा ही एक मेरे ख्याल से चुनौतीपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो साहब ये हमें कुछ नोट्स बना के लाए थे, आप देख भी लीजिए। हमारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, पारंपरिक ट्राइब्स हैं, और कहने का मतलब कि इन लोगों को अभी तक वास्तविक लाभ नहीं पहुंचा है। जो लोग कहीं से शहरीकरण से जुड़े हुए हैं या फिर उनके पास संसाधन हैं तो उनको लाभ पहुंचा है, वास्तविक पात्र अभी भी आरक्षण से दूर हैं, ठीक है। तो ये हमारी रही पार्लियामेंट साहब, ठीक है। यहाँ पे सारे कानून नियम बनाए जाते हैं, आपसी समन्वय किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाते हैं, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि न्यायिक समीक्षा साहब, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी नीति, मतलब न्यायिक समीक्षा समझिए, कहने का मतलब है कि जो भी कोई नीति आदेश कुछ भी मतलब हमारे देश में काम किया जा रहा है, क्या वास्तविक वो सही है कि नहीं, उसकी जांच की जाती है। जैसे कि आपने कोई, जैसे आप देखिए, जैसे कोई आपने परीक्षा लिखी, आप बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझिएगा, मज़ा आ जाएगा। जैसे आपने परीक्षा दी साहब, तो जो परीक्षक होता है वो कॉपी जांचता है, वो क्या है, आपकी कॉपी जांचता है, आप देखता है कि आपने जो लिखा वो सही है कि नहीं, या फिर आपने बस ऊल जूल लिख के कहानी को टरका दिया। तो साहब न्यायिक समीक्षा वो है। और न्यायिक समीक्षा 9वीं अनुसूची आपने पता होगा कि इसमें कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें शुरुआत में जो विधायक आती है उसने कहा कि इसमें जो भी कानून होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, न्यायिक समीक्षा क्या है, ये मूल ढांचा जो संविधान का उसका पार्ट है, तो इसका भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप न्यायिक समीक्षा समझ गए हो कि न्यायिक समीक्षा का मतलब कोई भी कार्यपालिका हो गई, चाहे वो नौकरशाह हो गए, ठीक, नेता हो गए, विधायिका हो गई, अगर कुछ भी, और चाहे वो कोर्ट क्यों नहीं हो गया, न्यायालय क्यों नहीं हो गया, चाहे वो जैसे अधीनस्थ न्यायालय हो गए या फिर उच्च न्यायालय हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, ठीक है, हो गया, अपने ही जो फैसले दिए गए उसकी भी जांच कर सकता है। कि देखो गलतियां होना बहुत ही अमूमन है, हो सकता है जब फैसले दिए गए तब उस समय परिस्थितियाँ कुछ और हों और वर्तमान में कुछ परिस्थितियाँ और हों, तो ठीक है। तो ये सब कहानी रही। और